पाकिस्तान नहीं हार सकता। आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते जंग में। मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूँ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। आपको नॉर्मल रिलेशंस करने पड़ेंगे चाइना के साथ और आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। अब ये कहना कि वो हमें धोखा देता है पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान धोखा नहीं देता, धोखा आपने अपने आप को दिया है, ये मैं बताना चाहूँगा। आपने इतने सालों साल अपनी ताकत ही नहीं बनाई, आप यही करते रहेंगे अपना अंदर बैठे हुए। और ऑपरेशन सिंदूर में और एक्सपोज हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में तो बहुत, ये मैं कहता हूँ ये एक बहुत गलत ऑपरेशन था। पॉलिटिकल विल लाइए, डिटरेंस बनाइए, उसके लिए चाइना को स्टडी करिए पीरियड, और चाइना के साथ नॉर्मल रिलेशंस करिए और पाकिस्तान से दोस्ती करिए, ये है फॉर्मूला। तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती कैसे होगी? हिंदू मुसलमान करना है हमको तो। दीज आर योर एरियाज। ये तो पूरी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पाकिस्तान के विरोध पे टिकी हुई है। नहीं, मैं इस पे कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ जी। क्या मोदी सरकार छोटे देशों पर धौंस जमाती है, घर में घुसकर मारने की बात करती है, मगर जब चीन अमेरिका सामने होते हैं तो दुम दबा कर बैठ जाती है? क्या ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी रक्षा तैयारियों और रक्षा नीति की पोल खोल दी है? क्या भारत चारों तरफ से घिरता जा रहा है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, चिकन नेक पर नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। पाकिस्तान भारत पर भारी पड़ता क्यों दिख रहा है? कोई भी हम पर भरोसा नहीं कर रहा। 2 बल्कि 3 फ्रंट वार के लिए हम कितने तैयार हैं? क्या हमारे पास इसके लिए साजो सामान है? राफेल की नई खरीद से कितना फ़र्क पड़ेगा? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ प्रवीण साहनी। साहनी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि हाल में जनरल नरवणे की किताब का बड़ा शोर मचा, काफ़ी विवाद हुआ। जो उन्होंने अपनी किताब में मेमोयर में कहा है, उसको कितनी गंभीरता से देखते हैं आप? उससे 2 बहुत इम्पॉर्टेंट बातें सामने आई हैं। पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि 15 जून 2020 को गलवान किलिंग हुई थी। 2 दिन के बाद, 19 जून को 2020 को प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि कोई आया नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, चाइनीज़ को ये बता दिया गया था कि आप लड़ाई जीत गए हैं। जीत कैसे गए हैं कि हमने आपकी जो 1959 की क्लेम लाइन है उसको हमने मान लिया है। यहाँ पे क्या हुआ था कि नरावने लिख रहे हैं अपनी, वो जो एक्सर्प्ट्स आए हैं अनपब्लिश्ड मेमोयर के, उसमें साफ लिखा हुआ है कि उनको ये हिदायत थी कि कोई भी शॉट फायर नहीं होगा जब तक सबसे टॉप पे से क्लियरेंस ना हो, मतलब प्रधानमंत्री। तो अब क्या होता है कि 31 की रात को टैंक आने शुरू हो जाते हैं। उनके जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं YK जोशी, वो बोलते हैं कि साहब टैंक्स आ रहे हैं। अब टैंक्स आ रहे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा, हिदायत ये दी गई थी। तो नरावने एज द आर्मी चीफ, वो पहली बात तो मैं ये समझता हूँ उनके पास, कंसिडरिंग वो पूरी सिचुएशन टेंस थी, डायरेक्ट हॉटलाइन होनी थी प्राइम मिनिस्टर के पास। वो नहीं थी, चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने राजनाथ सिंह को फ़ोन किया, जयशंकर को फ़ोन किया, NSA को फ़ोन किया, CDS को फ़ोन किया, बिपिन रावत को, सबको फ़ोन किया। 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे फाइनली ये बताया गया, राजनाथ सिंह टोल्ड द आर्मी चीफ कि आप जो उचित समझें आप करिए। अरे बाबा, वो आर्मी चीफ का काम इसी को लेकर तो कंट्रोवर्सी है कि ये क्या उचित लगे और क्या कीजिए। नहीं, इसका मतलब ये है कि जिम्मेदारी आप क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। उसके ऊपर कैसे हो सकती है आर्मी चीफ के ऊपर? ये तो पॉलिटिकल को, लीडरशिप को लेनी है ना। आइडली चाहते नहीं थे प्रधानमंत्री या कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप कि आर्मी को ये पता चले कि हम उनसे एक्चुअली दोस्ती कर रहे हैं और हम साइन भी करने वाले हैं। लेकिन जनरल कह रहे हैं कि मुझे अकेला छोड़ दिया। नहीं, देखिए अकेला तो ये है ना कि एक तो उनके ऊपर पहले रिस्ट्रिक्शन थी कि आप नहीं करेंगे। फाइनली जब 2 घंटे के बाद उनको बताया गया, अकेला इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो डिसीजन वो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जब आप अगर ये शॉट फायर करते, मामला बढ़ जाता, लड़ाई हो जाती, फिर आपको इंश्योर करना है कि जो आपकी सप्लाईज हैं जो लड़ाई में चाहिए होंगी, या पता नहीं एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है कितना वक्त लगेगा, तो वो भी आपको लानी है। तो कहने का मतलब ये है कि लड़ाई में बहुत सारा काम होता है जो पॉलिटिकल लीडरशिप को करना पड़ता है, कंधा देना पड़ता है मिलिट्री लीडरशिप को अपना काम करने के लिए। तो अगर मिलिट्री लीडरशिप को ये बता दिया जाए कि साहब आप
जो उचित समझे तो वो क्या करेगा? ये इसकी वजह जिम्मेदारी से भागना माना जाए या चीन का डर माना जाए? चीन के मामले में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री कुछ भी बोलने से कतराते हैं, भागते हैं। तो क्या वजह थी कि इस तरह का निर्देश दिया गया जनरल को? बहुत महीनों के बाद बयान आया जयशंकर का, किसी टेलीविज़न चैनल पे बैठे थे और कहते हैं मैं कैसे लड़ाई कर सकता हूँ, वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, मैं छोटी इकॉनमी हूँ। भाई इकॉनमी से कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान हमसे जंग लड़ता है, उसकी कितनी छोटी इकॉनमी है। अफ़गानिस्तान है, वो क्या है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर? पॉलिटिकल विल होनी चाहिए लड़ाई की। अफ़गानिस्तान में 2 सुपर पावर्स, एक तो सोवियत यूनियन और एक अमेरिका को लताड़ दिया उन्होंने। तो ये चीज़, ये इकॉनमी की बात नहीं होती, ये आपकी सॉवरेनिटी, आपकी सरहद की बात है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो जयशंकर ने कहा ये इकॉनमी है। नहीं, आप लड़ेंगे अपने देश के लिए, अपनी ज़मीन के लिए। आप साहब ये कैसे कह सकते हैं कि कोई आया नहीं है? अगर कोई आया नहीं है तो अभी बातचीत किस बात पे हो रही है? बिल्कुल, लेकिन ये विल पावर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त दिखलाई पड़ती है। सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, ऑपरेशन सिंदूर, तुरंत हमने अटैक कर दिया। तो नहीं, क्या मैं आपको ये यहाँ दोनों पे नहीं, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। देखिए, जो मैंने समझा है, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से इस चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, जो अभी हमारी सरकार है उसमें लड़ाई करने का बुत्ता नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। हम एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि हम लड़ते हैं, हम लड़ सकते हैं। जैसे कि आपने मिसाल दिया बालाकोट का, लीजिए आप। बालाकोट में क्या हुआ? बालाकोट में हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी वो रात के टाइम एरिया में जहाँ रडार नहीं था, जहाँ वो तैयार नहीं थे, क्योंकि कभी पहले एयरफोर्स यूज़ ही नहीं हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वहाँ जाके हमने अपना फेंक दिया, बालाकोट के अंदर मिसाइल फेंक दी। अगले दिन वो दिन दहाड़े आए और हम तैयार नहीं थे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ हम तैयार नहीं थे? क्योंकि हमने अपनी मिसाइल से अपने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया कन्फ्यूजन में। हमारे मरे थे ना, हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया। अच्छा, अभी रिसेंटली जो उस समय एयर चीफ होते थे धनुआ, वो एक किसी चैनल पे बता रहे हैं कि हमारे पास तो ब्लास्ट पेन ही नहीं थे। ब्लास्ट पेन का मतलब होता है कि आपका जो बड़ा एयरक्राफ्ट है, जैसे सुकोई 30, तो उसको रखने के लिए आपको अंदर सिक्योर करने के लिए वो बनाए जाते हैं। वो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारा MiG-21 वहाँ थे, उसको लगा दिया। अच्छा, मेन बात क्या है, जब उन्होंने अपना ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, उस समय इंडियन एयरफोर्स ने पब्लिकली ये कहा कि हाँ, जो इन्होंने किया है वो लड़ाई है, पर हमने कुछ नहीं किया। दूसरी बात, सिंदूर में आई है। सिंदूर में ये था कि हमें उनकी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना है। देखिए साहब, ये हमारा इतिहास हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बताता है, अगर आप वहाँ मिसाइल फेंकेंगे वो चुप थोड़ा बैठेगा। पर हमने क्या किया, आधे घंटे के अंदर अंदर ही हमने उनसे कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह का बयान है पार्लियामेंट में। तो ये आप जो कह रहे हैं, बल्कि बताकर हमने हमले किए, नहीं, ये भी कहा गया कि हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया था। नहीं, वो उस पे शक है, उस बात पर। कहने का मतलब ये, उनको पता था। उनको इसलिए पता था क्योंकि चीन उनकी मदद कर रहा था, पूरी बैटलफील्ड की उनके पास विजिबिलिटी थी, तो उनको पता था हमारे हवाई जहाज क्या है, उनको पता था। वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि आप मिसाइल फेंकिए और हम उसका जवाब देते हैं। और हमारा नुकसान हुआ है उस रात के, काफ़ी हुआ है, अब उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान और चाइना की बात नहीं है। ये बात ये है कि एक नैरेटिव क्रिएट करा जा रहा हुआ है अभी तक कि हम लड़ाई तो करना ही नहीं चाहते, पर हम दिखाना चाहते हैं कि हम जो हैं बहुत बहादुर हैं। और पहली बार देखिए ये हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, ये पहले कभी नहीं हुआ कि दोनों सरहद के ऊपर हमारी लड़ाई हो रखी है। चीन के साथ भी वहाँ फ़ौज बैठी है, पाकिस्तान के साथ भी फ़ौज बैठी हुई है। ये पहले कभी नहीं हुआ, एक ही होता था, सिर्फ पाकिस्तान होता था। तो ये मेरे ख्याल में तो ये बात नहीं कि हम पाकिस्तान से लड़ लेंगे, वहाँ भी नहीं लड़ना हमको। सिंदूर के ऊपर बहुत सारे जनरल्स ने किताब लिख दी है। किसी भी किताब में जो पहली रात थी जहाँ पर हमारा भारी नुकसान हुआ है,
हवाई जहाज का, जो कि सीडीएस ने कहा है कि हाँ कुछ नुकसान हुआ है, हम उसका जिक्र ही नहीं करते हैं और इस किताब में जिक्र ही नहीं है। हवाई जहाज की लड़ाई सबसे अहम होगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और वहाँ जो हुआ हम बात ही नहीं करना चाहते। और इसी की बुनियाद पर कि एयर वॉर में क्या हुआ, ट्रंप है वो बोल रहे हैं कि ये क्या कहते हैं 7 हवाई जहाज गिरे हैं। उनके प्रधानमंत्री अब तो वो 10 पर आ गए हैं। हाँ, 10 राफेल गिराने की उनके बात जो कर रहे प्रधानमंत्री हैं वो यूनाइटेड नेशन में बोल रहे हैं कि हमने 7 इनके हवाई जहाज गिराए और हमने उसका जवाब नहीं दिया। हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिफेंस का वो है फासला है वो कितना है, या हम पाकिस्तान के मुकाबले कितने तैयार हैं, या पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर हम पर किस हद तक हावी हो सकता है। ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके पहले मैंने वीडियो करे थे और मैंने समझाया था कि क्यों हमको नहीं करना चाहिए कुछ भी एयर अटैक, क्योंकि चीन उनकी मदद करेगा। हमने किया, बहुत बड़ा नुकसान उठाया है सिंदूर में। वो असलियत है, वो असलियत है। आज जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल है वो बढ़ गई है सिंदूर के कारण। बिल्कुल। अच्छा, अभी देखिए, अभी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता जंग हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, मेरे ख्याल में मोदी सरकार को लेसन मिल गया है। अभी वो कुछ नहीं करेंगे, उनके भी समझ में आ गया है चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान नहीं हार सकता। आप पाकिस्तान को नहीं हरा सकते जंग में। मैं किसी भी प्रोफेशनल को हिंदुस्तान के समझा सकता हूँ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, और ये मैं देश के हित में बोल रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं देश के खिलाफ हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं। क्योंकि हमें समझना है चीन कितनी बड़ी ताकत है, हमें समझना है चीन और पाकिस्तान की क्या दोस्ती है। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे हिसाब से मोदी सरकार को सबक मिल गया है ऑपरेशन सिंदूर में, जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ ये कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कोई अटैक भी होता है तो हम कोई और ज़रिया ढूंढेंगे, पर अगर किया तो वो हमारे हित में नहीं होगा। आपको नॉर्मल रिलेशंस करने पड़ेंगे चाइना के साथ, और आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। ये माना जाता है कि चीन के साथ तो संबंध कभी सामान्य हो ही नहीं सकते। वो चीन को एक तरह से शत्रु के भाव से भी देखते हैं और उस पर भरोसा करने के लिए भी तैयार नहीं है। चाइना अब सुपर पावर बन गया है, उससे हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। अब हम ये कैसे मान लें कि हम चाइना जो है वो हमारे बराबर का है या हमसे बड़ा हो गया है? तो हम कंपटीशन दिखाना चाहते हैं कि हम कंपटीशन कर रहे हैं चाइना के साथ। असलियत ये है कि चाइना के साथ कंपटीशन ही नहीं है। असलियत ये है, आज जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का, जो प्राइम मिनिस्टर है यूके का, जो प्राइम मिनिस्टर है स्पेन का, वो जा रहा है, वो सब चाइना जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? चाइना इसलिए जा रहे हैं क्योंकि चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग पावर है। ये देखा जा रहा है कि भारत धीरे धीरे चारों तरफ से घिरता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन तो हमारे पहले से ही जो जिस तरह के संबंध हैं, फिर बांग्लादेश में भी चीन आ गया है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, और यहाँ तक कि अमेरिका भी वहाँ अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। आपने वो पूरा साउथ एशिया है उसको खाली छोड़ दिया। आप अब फिर कहने लगे अब हम बिम्स्टेक पे जा रहे हैं। फिर आपने कहा कि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, अब वो अमेरिका की पॉलिसी के साथ मिल गई है। कहने का मतलब ये है, जिसे हम कहते हैं एक जियोपॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था 2016 में साउथ एशिया में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये आप नोट कर लीजिएगा, क्या कर रहा है चीन? वो अब ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान की बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, कि पाकिस्तान शुड बी सीन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री पावर इन साउथ एशिया। अब पाकिस्तान हमारे से इकोनॉमिक्स में तो नहीं कर सकता टक्कर, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीन है पीछे से लगाने के लिए। तो मिलिट्री टर्म्स में उसी लिए उनके, अब देखिए बांग्लादेश का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो सब चीनी है। तो अब देखिए उनके इलेक्शंस हुए हैं, अब जो नई सरकार आ रही है, अच्छी बात है अगर हमारे रिश्ते उनके साथ अच्छे हो जाए, जो लग रहा है। पर रिश्ते अच्छे होने के बावजूद भी एक कशमकश, एक वो रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी। वो इसलिए रहेगी क्योंकि बांग्लादेश की जो मिलिट्री है
उसने पाकिस्तान मिलिट्री के साथ संबंध बहुत गहरे कर लिए हैं, वो नहीं टूटेंगे सरकार बदलने से। यहाँ पे जिबूटी के अंदर चीन बैठा है, गवादार और कराची में चाइना बैठा है, इसी एरिया के अंदर ईरान भी आ जाता है, पर्शियन गल्फ वहाँ यहाँ बैठा है। यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट हैं, स्टेट ऑफ हरमोज और बलल मंदेब, जहाँ पे हमने देखा था पिछले साल जब ईरान और इज़राइल की लड़ाई हुई थी 12 दिन की, तो कैसे वो ईरान कंट्रोल कर रहा था। कहने का मतलब ये है इस पूरे एरिया के अंदर आज जो है, जो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब मिलके यहाँ काम कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर चाइनीज़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को उनका दबदबा होना चाहिए, और इकोनॉमिक पावर बेल्ट एंड रोड से आ रही है। बिल्कुल, सीपेक है। हाँ, तो हमने तो छोड़ दिया है ना इसको पूरे, हमने, और चाबहार पोर्ट हमारे हाथ से निकल गया। देखिए वो तो कभी था ही नहीं हमारे पास। अरे बाबा, कनेक्ट, आज पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है मैप पर, अगर हमारे रिश्ते नॉर्मल हो जाए पाकिस्तान के साथ, उनको फ़ायदा होगा, हमको फ़ायदा होगा। इकोनॉमिकली तो हावी हो रहा है चीन हमारे एरिया पे, साउथ एशिया में, और मिलिटरली वो प्रॉप कर रहा है पाकिस्तान को। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों काम कर रहे हैं एक साथ। चेंज ऑफ गवर्नमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बांग्लादेश में, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जी। क्योंकि जो संबंध मिलिट्री टू मिलिट्री होते हैं वो हमेशा बहुत तगड़े होते हैं। जो वेस्टर्न पैसिफिक है, मतलब जो एरिया है चाइना के आसपास, वहाँ 300 अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं। उसके बावजूद उन्होंने बहुत सारे यूएस मिलिट्री ने अपनी एक्सरसाइजेज करी हैं, वॉर गेम करे हैं, और इसी नतीजे पे पहुँचे हैं हर बार कि पीएलए को, जो चीन की फ़ौज है, उसको नहीं हराया जा सकता अपनी होम बेस में, क्योंकि होम बेस वही है, नहीं हराया जा सकता। सरकार या तो बात करती है अतीत की, उसमें क्या है, वो फिर बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, ये हो गया है, तो वो, तो उसमें क्या है, वो हिंदू लोग हैं जो भी हैं, उनको लगता है अरे हाँ साहब वो वहाँ ये था। और फिर यह बात कर रही है विकसित भारत की, 2047 की, वो सारे कितने लोग जिंदा होंगे वहाँ तक। आप मुझे ये बता दीजिए, जो आप बात करते हैं 2047 की, कोई रोड मैप बना है? नहीं बना, मैंने तो देखा नहीं। डिफेंस की भी वो बात करते रहते हैं रोज़ कि हम अपनी फ़ौज को जो है वर्ल्ड पावर बना देंगे 2047 में। कैसे बनाओगे, वो समझा तो दो। नहीं है रोड मैप। पहली बार जब राफेल ख़रीदा गया था तब बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि 600 का राफेल हमने 1600 करोड़ में ख़रीदा, और अब शायद 2400-2500 करोड़ में ख़रीद रहे हैं। एक तो कीमत को लेकर है, फिर उसके से जुड़ी जो दूसरी चीज़ें, सोर्स कोड को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर, ये आपको लग रहा है कि इस तरह की डील उसके बावजूद बिना सबक लिए लगातार की जा रही? देखिए, इसमें ना कुछ बातें हैं। आपने ये मुद्दा उठाया है तो इसका मैं जवाब दे देता हूँ आपको। आपने खुद जिक्र किया है सोर्स कोड। देखिए, सोर्स कोड सॉफ्टवेयर होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये है, अगर हमको अपना कोई उसमें वेपन लगाना है या इम्प्रूवमेंट करनी है राफेल के अंदर सॉफ्टवेयर में, हम नहीं कर सकते, हमें उनके इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली हम एक तरीके से टोटली डिपेंडेंसी हो गई उनके ऊपर। सामान हमने ख़रीद लिया, हम सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसको बेहतर बनाना है वही कर सकते हैं हमारे लिए, पहली बात। दूसरी बात, आज अगर हम कहते हैं, और जो है कि हम जो अगली जंग होगी, मैं आपको बता दूं, अगर हो, खुदा ना खास्ता ना हो, पाकिस्तान के साथ होगी जिसके पीछे चीन खड़ा होगा, तो ऑलरेडी चाइना उसको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट दे रहा है, J-35। दो बड़ी बातें बताता हूँ इसमें। राफेल में जो कि 4.5 बोलते हैं जी, वो 4 ही होता है। हमको राफेल क्यों लिया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बात बताता हूँ, अगर कल ट्रंप हमसे नाराज़ हो जाता है और सप्लाई आनी बंद हो जाती है, हम क्या करेंगे? आज रशिया का सुकोई 57 का हम उसको क्यों नहीं देख रहे हैं? बात सारी यही है कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम वेस्ट के साथ खड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राफेल बुरा एयरक्राफ्ट है, बट हमें तो अपना ओवरऑल फ़ायदा देखना है ना। ये भी हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में राफेल का क्या हुआ। देखिए, वो राफेल की गलती नहीं मैं बोलूँगा, अब वो एक थोड़ा सा टेक्निकल मामला हो जाता है। अब वो पब्लिकली नहीं बोलना चाहूँगा। हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। हवाई जहाज़ भी ठीक था। वो हवाई जहाज़ उस काम के लिए तैयार नहीं था। मैं इतने आगे उससे नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनको जो काम बताया गया था
तो उसमें हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। जो 2 फ्रंट वार की बात की जाती है, अब तो 3 फ्रंट वार की भी की जाने लगी है। उसके लिए अगर ये सिचुएशन चलती है, कितना प्रिपेयर्ड है हमारी सेना? देखिए, पहली बात तो ये 2 फ्रंट नहीं है, ये 2 फ्रंट नहीं है, ये 1 फ्रंट, मैं बोलता हूँ उसको 1 फ्रंट रीइंफोर्स्ड, जिसके पीछे चीन खड़ा है, तो वो बहुत तगड़ी है, उसको आप नहीं तोड़ सकते। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, एक तो जो हमारे लिमिटेड एसेट्स हैं, जैसे इंडियन एयरफोर्स के पास बहुत कम स्क्वाड्रन्स हैं, आज मैं बताना नहीं चाहूँगा कितनी है, बहुत कम हो गई हैं तो उसको 22 के आसपास कही जाती है उसको बांटना पड़ेगा जी, फिर 16 पे भी आ जाती है। हाँ, तो फिर उसको बांटना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें कुछ चीन के लिए रखना है। तो अब कैसे लड़िएगा पाकिस्तान के साथ? भी दिक्कत ये है, पाकिस्तान को उधर सपोर्ट मिल रही है चीन से, आप अपनी जो आपके पास है उसको आप तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि आपको चीन के लिए। अच्छा, उसके आगे देखिएगा, चीन के पास बहुत ताकत है साइबर की, और उससे वो सॉफ्टवेयर वेपन्स बना रहा है, और अब तो एआई में भी सुपर पावर हो रहा है, फिर उसका भी इस्तेमाल डिफेंस बहुत ज़्यादा काबिलियत आ गई है। जिस चीज़ से मुझे घबराहट हो रही है वो कुछ अलग है, उसको हम बोलते हैं कम्युनलाइजेशन ऑफ द आर्मी। कि हम देख रहे हैं कि हमारा आर्मी चीफ, हमारा सीडीएस वर्दी के अंदर किसी बाबा को मिल रहे हैं, हिंदू उसको मिल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो माय वरी इज़ कि अगर हिंदू आर्मी बन रही है तो पहले तो लीडरशिप से ही बनेगी ना, वो दिक्कत बहुत बड़ी है। इस लीडरशिप ने, मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ, 1990 में काउंटर टेरर ऑपरेशन शुरू हुए, तब से ये सब के सब इन्होंने काउंटर टेरर ऑपरेशन करे हैं, यही इनको समझ में आते हैं। मैं तो साफ बोलता हूँ जी। तो अब लड़ाई कैसे बदल रही है, क्या हो रहा है, इनको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? अगर आपको पता करना होता तो आप ये देखना कि अमेरिका कैसे लड़ाई लड़ेगा मॉडर्न वॉर, आप ये देखिए कि पीएलए कैसे लड़ रहा है। अरे बाबा, दुश्मन तो आपका पीएलए है ना, और पीएलए जो है इस समय मॉडर्न वॉर के टॉप पर है। पॉलिटिकल विल लाइए, डिटरेंस बनाइए, उसके लिए चाइना को स्टडी करिए, पीरियड, और चाइना के साथ नॉर्मल रिलेशंस करिए और पाकिस्तान से दोस्ती करिए, ये है फॉर्मूला। तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती कैसे होगी? हिंदू मुसलमान करना है हमको तो। किसको? हमने अब वो आप देखिए, ये आपके मुद्दे हैं, मतलब दीज आर योर एरियाज। ये तो पूरी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पाकिस्तान के विरोध पे टिकी हुई है। नहीं, मैं इस पे कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ जी। देखिए, मुझे साफ बात पता है कि मैं ये समझता हूँ जो इतिहास है वो है। आज भी पाकिस्तान ये कह रहा है, और मैं इस बुनियाद पे इसको बोल रहा हूँ कि मैं आई थिंक फरवरी या अप्रैल 2022 में उन्होंने, पाकिस्तान ने अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को रिलीज़ किया था। मुझे बुलाया गया था, वहाँ मुझे मौका मिला था जनरल बाजवा से बात करने का, और जनरल बाजवा ने मुझे यही बात कही थी, और वही उनकी आगे आसिम मुनीर भी फॉलो कर रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा है, पर जो कश्मीर का मुद्दा है ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि कल इसका फैसला चाहिए। अब मुद्दा तो है। अब मुद्दा क्यों है? क्योंकि हम कह रहे हैं अब वो हमारा हिस्सा बन गया, अच्छी बात है। सवाल ये है कि फिजिकली वो बैठे हैं उस पर, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठे हैं, चीन भी बैठा है, तो फिर आप कैसे? और वो इंटरनेशनल यूएन के अंदर इशू है, अभी भी आज भी है। ये थोड़ा होता है आपके कहने से यूएन से वो साफ हो गया। सो देयर इज़ अ इशू आपको, और हमने पहले भी बात करी। अब ये कहना कि वो हमें धोखा देता है पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान धोखा नहीं देता, धोखा आपने अपने आप को दिया है, ये मैं बताना चाहूँगा। कैसे धोखा अपने आप को दिया है? 1991 से लेकर और आज तक, आज तो खैर वो वक्त चला गया क्योंकि अब चीन उनके साथ जुड़ गया है, पर आपके पास मौका था, आप एक डिटरेंस, मतलब एक लड़ाई लड़ने की ताकत रखते, बनाते, आपने नहीं बनाई। आप सिर्फ काउंटर टेरर ऑपरेशन करते रहे। अगर आपने इस डेकेड्स में सालों साल ये काबिलियत बनाई होती पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान सोचता कि क्या मैं प्रॉक्सी वॉर करूं या नहीं करूं। वो इसलिए प्रॉक्सी वॉर कर रहा है क्योंकि वो बातचीत करना चाहता है। अब वो बेखबर ये करते रहते हैं प्रॉक्सी वॉर, क्योंकि उनको पता चल गया है आपने इतने सालों साल अपनी ताकत ही नहीं बनाई, आप यही करते रहेंगे अपना अंदर बैठे हुए।
और ऑपरेशन सिंदूर में और एक्सपोज हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में तो बहुत, ये मैं कहता हूँ ये एक बहुत गलत ऑपरेशन था मेरे हिसाब से, और मैंने इसको जिक्र किया है इस ऑपरेशन से पहले ही। ये नहीं कि मैं आज बोल रहा हूँ उसके बारे में, क्योंकि पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्रोफाइल बढ़ गई, सबने देख लिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब चाइना खुलकर उसके पीछे खड़ा हो गया है, और चाइना आज कह रहा है कि अगर कभी कुछ हुआ तो हम उसके साथ खड़े हैं, और चाइना के पास बहुत ताकत है।